अटल बिहारी वाजपेयी जी मनमोहन सिंह जी की सरकार को जब उन्होंने बैटन सौंपा 2004-5 में, तो उन्होंने $0.7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था उस साल के 31 मार्च तक के बजट से उन्होंने मनमोहन सिंह जी को हवाले की। मनमोहन सिंह ने उसके 10 साल बाद 2014-15 में जब मई में बैटन सौंपा इनको नरेंद्र मोदी को, तो उन्होंने 2.07 ट्रिलियन तक उस अर्थव्यवस्था को पहुंचा के बैटन ट्रांसफर किया। 14-15 की हमारी बैलेंस शीट उस समय की अर्थव्यवस्था को डॉलर टर्म में 2.07 ट्रिलियन बताती है। आज हम 12 साल बाद 5 जून का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का नोट मेरे सामने है, 346 करोड़ के आसपास, 346 लाख करोड़ रुपए के आसपास है वो। डॉलर टर्म में ये कुल 3.63 यूएस डॉलर होती, ट्रिलियन डॉलर, 3.63 ट्रिलियन डॉलर होती है। यानी 12 साल में 2 से 3.63 पे पहुंची है। और 10 साल में मनमोहन सिंह 7 से इनको लगभग 2.1 यानी 3 गुना करके देके गए थे। ये आंकड़े सीधे रिकॉर्ड पर रखे हुए हैं, मैं नहीं, कोई भी इसको गूगल करे उसके सामने समक्ष हो जाएंगे। इसका कोई उत्तर लाल किले की प्राचीर से पिछले 4-5 सालों में जब से ये ड्यू है हमें नहीं मिल रहा है। इस बार भी नहीं मिला, आगे भी नहीं मिलेगा। कुछ हमेशा हर अर्थव्यवस्था में ग्रीन शूट होते हैं, यानी आप 100 काम कर रहे हैं, 95 काम में आप फ्लॉप हैं, 4-5 काम में आपकी थोड़ी हरी घास है। उन 4-5 कामों को हर बार गिना दिया जाएगा कि हमने सोलर में ये कर दिया, हमने टेलीफोन ज्यादा बना लिए, हमने फलाना ये कर दिया, हमने ढिमाका वो कर दिया, शौचालय कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, और एक समग्र सिचुएशन अर्थव्यवस्था की नहीं बताई जाएगी। इस दौरान ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी देखी है, और दूसरी जो डिस्पैरिटी पर रिपोर्ट है पिकेटी वगैरह की और अन्य, वो बताती है कि इस दौरान भारत में पिछले उसके 65-68 सालों के विपरीत जितना डिफरेंस हुआ है सबसे गरीब आदमी और सबसे अमीर आदमियों के हिस्से में, जितना 67-68-70 साल में हुआ था, इन 12 सालों में वो गति उन सब से सैकड़ों गुना ज्यादा है। वो हम देख भी रहे हैं जी कि हमारे उद्योगपति इनके आने से पहले आज की उनकी वेल्थ के 1/10 भी नहीं थे, वो कम से कम अपनी वेल्थ के 10 गुना या 20 गुना वृद्धि उनकी वेल्थ में हुई है, निजी वेल्थ में, और उनकी कंपनियों के आकार में तो कोई सवाल ही नहीं है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये सारी चीजें, इनका एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं है, तो उन्हें इस तरह की रणनीति की जरूरत पड़ रही कि लोगों का ध्यान अब दूसरी जगह लगाया जाए। नहीं, उन्हें दुश्मन चाहिए, दूसरे दुश्मन चाहिए, सच्चाई नहीं चाहिए। और इसलिए उनके लिए मुसलमान दुश्मन है, कोई विचार दुश्मन है, कोई पढ़ा लिखा आदमी दुश्मन है, कोई नक्सल के नाम से दुश्मन है, मतलब किसी न किसी नाम से हमें दुश्मन ऐसा चाहिए कि हम डाइवर्ट करें। ये सवाल जो मैं आपके सामने लाया हूं, इस सवाल पर उनसे बात न हो, वो इस सवाल पर बात हमारी नहीं होने देंगे कि उत्तर प्रदेश में दोपहर के भोजन के, अब इस समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और देश भर के दोपहर के भोजन के वीडियोस देखिए, अभी गूगल करिए आपको 100 वीडियो मिल जाएंगे जिसमें कहीं नमक से रोटी हो रही है, कहीं पानी वाली दाल है, कहीं पानी वाली सब्जी है, कहीं रोटी में कीड़ा पड़ा हुआ है, और कहीं जो है पानी ही मिल रहा है, मिला भी नहीं खाना। कहीं आपको लाइन मिल जाएगी। कल 15 अगस्त से पहले इन्होंने तिरंगा रैली निकलवाई थी अधिकारियों के जरिए, कम से कम 6 शहरों में बच्चियां बेहोश हो गई हैं क्योंकि वो न पेट में पानी था न खाना था, और पैदल 6-6 किलोमीटर तिरंगा यात्रा उनसे निकलवाई जा रही थी, और वो गिरियों देवरिया में 40 बच्चियां अस्पताल ले जाई गई, तो बहुत बुरी तरह गंभीर पोजीशन में। तो हम अपना, और हमने क्या किया उत्तर प्रदेश में, दोपहर के भोजन में उत्तर प्रदेश सरकार, भोजन, इसका शब्द है भोजन, और केंद्र की योजना का नाम है पोषण योजना,
दोपहर का भोजन हम अपने बच्चों को उत्तर प्रदेश सरकार 2 रुपए 71 पैसा देती है। दोपहर के भोजन के लिए 2 रुपए 71 पैसा हिस्सा अपना 4 रुपए के आसपास सेंटर देती है, दोनों मिलके 6.78 रुपया देते हैं। और 100 ग्राम अन्न देते हैं, 100 ग्राम अन्न या गेहूं या चावल कोई आता है। ये है सिर्फ दोपहर का भोजन। अब इसके बाद आप सुनिए, गौशाला को 50 हाँ, रुपए प्रति किलो। हाँ, अब हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ ही लिया हमारी बात। इसके बाद गौशाला को हम एक गाय को 50 रुपए देते हैं भोजन के लिए। दोनों मामलों में डकैती हो रही है, गाय को भी कुछ नहीं मिल रहा, बच्चे को भी कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन मैं प्रायोरिटी की बात कर रहा हूं। 6 रुपए 78 पैसे में भी भोजन की बात आप करते हैं। एक चाय कितने की है मिनिमम कहीं? एक चाय की कीमत में हम बच्चे को दोपहर का भोजन दे रहे हैं। नतीजा क्या है? भारत इकलौता ऐसा देश है, इकलौता दुनिया में, जहां हमारी हाइट घट रही है एवरेज से। ये विश्व WHO का आंकड़ा है। बिल्कुल स्टंटेड है बच्चे हमारे, ही नहीं आ रही भाई। 40 से 50% बच्चे जो हैं वो कुपोषित हैं। और कुपोषित क्यों नहीं होंगे? दोपहर में उनको हम सूखी रोटी दे रहे हैं या पानी दे रहे हैं हल्दी डाल के। जी नहीं, आपका कहना ठीक है शीतल जी, लेकिन मैं मूल प्रश्न पर फिर लौटता हूँ। ये एक पूरे एक आतंक की लहर पैदा करता है जब लाल किले से इस तरह की बात होती है, दिमागी नक्सलियों की, उनके खिलाफ कार्रवाई की, सिविल डिफेंस सिस्टम बनाने की, किस तरह का सिविल डिफेंस सिस्टम बनाया जाएगा। तो ये एक दूसरे, हम दूसरे उस पे जा रहे हैं, एक दूसरा चरण है पूरे राष्ट्र में, और अब एक नया दुश्मन तैयार किया जा रहा है। इसको इस पर भी ध्यान जाना चाहिए हमारे। दुश्मन उनके तैयार हैं, हथियारबंद दस्ते, गुंडागर्दी करने वाले, सभाएं भंग करने वाले, सभाओं में सांप छोड़ने वाले, सभा में उठपटांग सवाल करके डिस्टर्ब करने वाले, पत्थर फेंक के पुलिस से लाठीचार्ज प्रायोजित कराने वाले, किसी नेता को बुला के उसको बेइज्जत करने का आयोजन करने वाले, वो सब अपने अपने काम कर रहे हैं। वो सारे दस्ते तैयार हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। बाकी लोग जो 63% उनको वोट नहीं दे रहे हैं, जो इधर से उधर हैं, उनको इंगेज करना है, इसलिए डाइवर्ट करना है उनको। एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है उनकी, हमेशा एक दुश्मन क्रिएट करना है जिसकी ओर आकर्षण पैदा कर सके वो मीडिया के ताने बाने के जरिए, और उससे उनको बेनिफिट मिल जाता है उस डाइवर्जन से, उन चीजों से बात हटाने का जो चीजें का उनके पास जवाब नहीं, इसका उनके पास जवाब नहीं है। जब उनके PIB नोट को हम 2004 के PIB नोट के साथ खड़ा करते हैं कि आप जो दुनिया भर में तरक्की के फर्जी दावे कर रहे हैं, ये आपका PIB नोट है, आपका ये इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड है, बताइए। तो इसका जवाब देने के लिए वो हमको बताते हैं कि मुकेश कुमार जो है, मुझे इनमें नक्सलवाद की बदबू आ रही है। ठीक बात जी। तो ये उर्मिला जी, क्या हम इसे केवल डाइवर्जेंट टैक्टिक्स माने? अगर केवल डाइवर्जेंट टैक्टिक्स है तो क्या चल पाएगी जिस तरह का गुस्सा दिख पा रहा है? या आप इसको एक लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी के तौर पे भी देखते हैं? सिर्फ डाइवर्जनी टैक्टिक्स नहीं है ये बेसिकली अपने विरोध को हमेशा के लिए नियंत्रित और कुचलने का अभियान है। अनम्यूट कर लीजिए राहुल देव जी, आप अपने को म्यूट कर लीजिए। नहीं, आप जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल सहमत हूं। डाइवर्जन तो हर चीज का होता है और किया ही जाता है। शासक जो भी होता है, इस तरह का शासक, वो डाइवर्जन की टैक्टिक्स अडॉप्ट करता है ताकि लोग असल मुद्दों पर ध्यान न दें। लेकिन मौजूदा जो शासन है, मौजूदा जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, इनके पास एक अलग ढंग का ब्लूप्रिंट है जो आमतौर पे हमारे देश में कम देखा गया है। ऐसा नहीं कि मैं इमरजेंसी को इग्नोर कर रहा हूं, लेकिन इमरजेंसी में भी जो हालात थे उन पर जब पूरा जनमत तैयार हो गया था, तो कैसे इंदिरा गांधी को पीछे हटना पड़ा और कैसे इलेक्शंस हुए, ये सब हम जानते हैं। और अपनी बहुत सारी गलतियों का एहसास भी हुआ कांग्रेस को, उन्होंने कहा भी।
लेकिन मौजूदा जो रिजीम है इसके पास इनका एक सांस्कृतिक बोध है, इनका अपना एक राजनीतिक बोध है, उसकी रोशनी में सारी कुछ स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, क्योंकि संघ परिवार को भी लगता है कि पहले का जो शासन था इनका, जिसको एनडीए 1 कहते हैं, उस दौर में यह संभव नहीं था, आज ये संभव है। तो उनका जो स्वप्न है वो दूसरे किस्म का राष्ट्र बनाना है। भारत जैसा 1947 में बना और 1950 में जो उसका एक संविधान तैयार हुआ, वैसा राष्ट्र नहीं बनाना है, बिल्कुल उलट जाना है, पीछे जाना है, और पीछे जाने का काफी उन्होंने प्रबंध किया है। लेकिन इस बीच में मोहन भागवत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुकाबले ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाई दे रहे हैं, उनमें काफी क्रिएटिव बनने की वो कोशिश कर रहे हैं। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि देखिए, जैनजी से जो इंगेज बीजेपी नहीं करने को तैयार है, और अब तो साफ नजर आता है कि जैनजी के कारण ही उन तमाम लोगों को दिमागी नक्सल कहा जा रहा है, जिसमें कि पार्टियों के लोग हो सकते हैं। इमीडिएट जो प्रोवोकेशन है वो तो जैनजी है, और जैनजी के मामले में लड़कियों का जिक्र जरूर प्रधानमंत्री जी ने आज किया, लेकिन अब कौन उनको बताए कि लड़कियां ही तो आपके खिलाफ खड़ी हैं, और सबसे अधिक लड़कियां खड़ी हैं इस वक्त। आप जंतर मंतर से लेकर और देश के दूसरे हिस्सों में देख लीजिए, जहां भी शिक्षा की बात हो रही है, जहां भी स्वास्थ्य की बात हो रही है, जहां भी डेमोक्रेसी की बात हो रही है, पढ़ी लिखे घरों की लड़कियां, मिडिल क्लास की लड़कियां आगे आ रही हैं। और इस मिडिल क्लास से जो पहले खुश था बीजेपी का नेतृत्व, अब बहुत दुखी है। उसको परेशानी हो रही है कि जेएनजी को लेकर आप मुंबई का प्रोटेस्ट देख लीजिए, आप दिल्ली का प्रोटेस्ट देख लीजिए। दिल्ली के जंतर मंतर के बाद पूरे देश के बड़े शहरों में, मझोले शहरों में जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ। उसका अभी ठीक से प्रोफाइल नहीं हो पाया है, सब लोग उसको ठीक से अभी सूत्रबद्ध नहीं कर सके कहां कहां कितना हुआ है। लेकिन मेरी जो जानकारी है, देश के तमाम बड़े शहरों में हुआ, और उन रीजन्स में भी हुआ जहां मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स का रिफ्लेक्शन नहीं होता है, जैसे अरुणाचल, जैसे असम, जैसे नॉर्थ ईस्ट के और स्टेट्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा जो शासन है वो बेहद परेशान है, क्योंकि उनका अपने सोशल बेस में बहुत बड़ी जो दरार पैदा हुई है, या यूं कहा जाए कि सेंध लगी है, वो नौजवानों के कारण लगी है, जेएनजी के कारण लगी है, 97 से 2012 के बीच में पैदा हुए लड़कों और लड़कियों के कारण लगी है, और इससे उनके माता पिता भी प्रभावित हैं। तो जो मिडिल क्लास, अपर क्लास और मिडिल क्लास और सवर्ण हिंदू, जो पहले इनको आंख मूंद कर सपोर्ट कर रहा था कि ये तो नया हिंदू राष्ट्र हमको देंगे, उन्हीं परिवारों के लोग, चाहे नीट के कारण हो, या पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी न पाने के कारण हो, या फेलोशिप स्कॉलरशिप में कटौती के कारण हो, वे अपने बच्चों की बात सुन रहे हैं। और इसीलिए उस पूरे आंदोलन के दौरान अनेक माताओं को, अनेक पिताओं को ये कहते सुना गया कि हमने तो लगातार बीजेपी को वोट दिया है 3 चुनाव में, अब हम कभी नहीं देने वाले हैं। तो ये चीज आई। लेकिन इसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी लीडरशिप बिल्कुल रीथिंक करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल उस विचारधारा पर चल रही है जो विचारधारा इनकी शुरू से है। आरएसएस थोड़ा सा मुझे लगता है कि गुंजाइश दे रहा है, और गुंजाइश लोगों को दे रहा है कि वो समझे हम उतने बुरे नहीं है जितना आप समझ रहे थे। और इसीलिए मुंबई में आरएसएस प्रमुख ने बकायदे डायलॉग करने की कोशिश की। हालांकि वो सब दिखावा होता है, ये भी मैं कह दूं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जो आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं उस पर जरूर एक बात कहना चाहूंगा कि ये सिविल डिफेंस वगैरह की बात करना, ये केवल बाहरी कोई जो खतरे हैं उसके लिए नहीं है, क्योंकि बीएसएफ है हमारे पास बहुत सारी और सेंट्रल फोर्सेज हैं, हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और स्वयं अब तो आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं कि अपने पड़ोसियों के साथ हमें डायलॉग करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया है कि यूक्रेन और रूस, अगर रूस जैसा बड़ा ताकतवर मुल्क भी यूक्रेन से लड़ रहा है तो क्या हाल हो जा रही है युद्धों में आजकल। युद्ध पहले जैसे नहीं रह गए हैं। ईरान और अमेरिका का और इजराइल का जो देख लीजिए क्या हालत है। तो ऐसे में जो सिविल डिफेंस की बात जिसका आपने जिक्र किया, मुझे लगता है कि वो देश के अंदर जो युद्ध ये लड़ रहे हैं, इसी युद्ध के लिए वो बना रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे भी जो पूरी अग्निवीर योजना थी, जिसके बारे में इवन बड़े जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो भी ये कह रहे हैं कि वह भी इनका एक ब्लूप्रिंट एक तैयार हुआ था इसी तरह का, कि 4 साल के बाद जो लोग आएंगे उसको कैसे हम एडजस्ट करेंगे। अकूत संपदा इनके पास हो गई है जो पहले इतनी नहीं थी। हालांकि अमीर पहले से ये लोग थे,
बहुत सारे सोशल बेस के कारण, लेकिन आज इनके पास अकूत संपदा है जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। अब आप एक चुनाव में कोई 10,000 दे रहा है रुपया, एक चुनाव में कोई 50,000 रुपए देने की बात कर रहा है एक व्यक्ति को चुनाव में वोट लेने के लिए, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कहां से कितनी संपदा इनके पास है और कहां कहां से ला सकते हैं। लेकिन ये कहां फेल कर रहे हैं, और इसीलिए ये दिमागी नक्सल की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए लोगों को भरमाने के लिए, लोगों को भ्रम में डालने के लिए, क्योंकि ये फेल कर रहे हैं कि एजुकेट नहीं कर सकते लोगों को। आप 94,000 स्कूल इनके दौर में बंद हुए हैं। 94,000 स्कूल ओनली विद इन 11 ईयर्स, और इसके अलावा प्रतिदिन इसका मतलब कि 25 स्कूल करीब करीब बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूल। तो गरीबों के बच्चों को न पढ़ाने का पूरा प्रबंध किया गया है ताकि सरकारी स्कूल, क्योंकि अगर पढ़ेंगे वो जेएनयू आ जाएंगे कभी पढ़कर, कभी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी आ जाएंगे, कभी जामिया आ जाएंगे, कभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आ जाएंगे। तो जितनी यूनिवर्सिटी जो नॉर्थ इंडिया की हैं, हिंदी हार्टलैंड की हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हम लोग ऑक्सफोर्ड कहते थे ईस्ट का, आज उस यूनिवर्सिटी का हाल आप देख लीजिए। जिस तरह के लोग प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त किए जा रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं जो पहले वाले हैं, आज उनका हाल यह है कि वो अपने विषय नहीं पढ़ा पा रहे हैं। और ये खबर हम लोगों को मिलती है बाई चांस, मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA और MA दोनों, और तमाम, जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का यह हाल है तो दूसरी और यूनिवर्सिटी का क्या हाल होगा। तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है। पढ़ाई जब नहीं हो रही है तो बच्चों का भविष्य क्या है, सोच लीजिए आप। कुछ ही यूनिवर्सिटीज बची हैं, उनको भी खत्म करने पर जुटे हुए हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपॉइंटमेंट पैटर्न देख लीजिए, वो भी आप रोएंगे। अभी जेएनयू में हंगामा हो गया है अभी अपॉइंटमेंट को लेकर कि किस तरह के लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये बुरी तरह फेल कर रहे हैं। और दूसरी बात, हेल्थ केयर के क्षेत्र में आप केवल प्राइवेटाइजेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल में आपका वो है 87% के आसपास, ये बहुत पहले 87% के आसपास जो है प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल थे। अभी मैंने सुना है कि ये संख्या करीब करीब 91 के आसपास पहुंच रही है। तो अब आप सोच सकते हैं कि पूरा हेल्थ सेक्टर अगर 91% प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेट क्षेत्र में है, तो गरीबों के लिए क्या आप दे रहे हैं। तो इन गरीबों के लिए कावड़ है, इन गरीबों के लिए सिविल डिफेंस सिस्टम है थोड़ा बहुत, इन गरीबों के लिए क्या ये दे पाएंगे। छोटी मोटी और अपने काम कर लेंगे, जैसे 4,000 जो जैसे 4 साल के बाद जो अग्निवीर निकल रहे हैं, तो वो हर जगह एक अग्निवीर खोज रहे हैं कि कैसे हमारे लिए काम करने वाले लोग मिलेंगे। स्वयंसेवक तो कमिटेड लोग होते हैं, लेकिन अपनी एक, यूं कहा जाए कि एक ऐसा दस्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो भले इनकी विचारधारा से सहमत ना हो, लेकिन इनके लिए मजबूरी में काम कर सकें, आर्थिक कारणों से, आर्थिक दबाव में। तो मुझे लगता है वो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो खतरा मौजूद है इस देश में, एक तरह का सिविल वॉर का, एक तरह से अपने ही देश में युद्ध कराने का। क्योंकि जिस शत्रु की बात आप कर रहे हैं कि शत्रु तलाश रहे हैं, वे लोग जो शासन करते हैं और अपने ही देश में अपने ही लोगों के बीच शत्रु तलाशते हैं, उनका मकसद अल्टीमेटली युद्ध करना होता है, और अपने ही लोगों के बीच युद्ध करना, ताकि लोगों को डिस्ट्रॉय किया जा सके, लोगों को बदनाम किया जा सके। अब राहुल गांधी की इमेज को जिस तरह डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिस तरह आज पार्टी का प्रवक्ता देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को कह रहा है दिमागी नक्सल माइंडसेट, दिमागी नक्सल, ये कभी सुना नहीं गया भाई। हम लोग भी इतने सालों से जर्नलिज्म में है, 40 साल तो मुझे हो गया, करीब करीब 40 साल। क्या लीडर ऑफ अपोजिशन को इस तरह से कोई कह सकता है? लेकिन ये कोई किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं, जो चाहे वो कह रहे हैं। अरे भाई, आप जानते नहीं वो कौन है, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। वो जवाहरलाल नेहरू के खानदान का व्यक्ति है, जिसके खानदान की 3-4 पीढ़ियों ने इस देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। मोतीलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक तो ये आजादी के दीवाने थे, ये लोग जिन्होंने न जाने कितना आर्थिक कंट्रीब्यूशन दिया इस देश की आजादी की लड़ाई में। आप उनकी राजनीति से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनके देश के लिए कंट्रीब्यूशन को याद कीजिए। और राहुल गांधी, ठीक है, राहुल गांधी की मैं भी कभी कभी आलोचना करता हूं, लेकिन राहुल गांधी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक समझदार नेता हैं। उनके पास अपने विचार व्यक्त करने के अलग अंदाज हो सकते हैं, कोई पसंद करता है, कोई नहीं पसंद करता है, वो अलग बात है। लेकिन आप उनको किस तरह के शब्दों से संबोधित कर रहे हैं, तो कोई डर नहीं है। लोगों को बताया जा रहा है कि आप यही करो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको फाइट आउट करना है, और जरूरत पड़े तो फिजिकली भी फाइट आउट करना है, और ये हो रहा है इस देश में। बिल्कुल। तो राहुल जी, क्या ये इस तरह की बात करने का एक मतलब ये निकाला जा सकता है कि मोदी सरकार को लग रहा है कि ये जो विरोध खड़ा हो रहा है,
जेन जी, जेन अल्फा या विपक्षी दलों की तरफ से, वो मैनेजेबल नहीं है। वो हम उसको ठीक से उस तरह से हैंडल नहीं कर सकते हैं संवाद के जरिए, कुछ समाधान ढूंढकर, कुछ नई योजनाएं लाकर। इसलिए अब ये जो कहा जाता है कि ये सख्त रास्ता अख्तियार किया जा रहा है। ये सख्त रास्ता यही है कि हम आपसे वैसे ही निपटेंगे जैसे पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास हमने 20 जुलाई को निपटा था। अनम्यूट कर लीजिए। मुकेश, एक शब्द आजकल संघ के और इनके जो हिंदूवादी संगठन हैं, जो लोग हैं, उनकी चर्चाओं में, सोशल मीडिया, यूट्यूब पर के मंचों में बड़ा चलने लगा है, जो हमने कुछ साल पहले तक सुना ही नहीं था कभी इस देश में, आजादी के बाद से। शायद उसके पहले को तो हम नहीं कह सकते। वो शब्द है शत्रुबोध और शत्रुभाव। ये विमर्श में ये शब्द ही कभी नहीं आया हमारे शास्त्रों में, हमारे पूरे वांग्मय में, जिसको हिंदू वांग्मय कह लें आप, हिंदू शास्त्र कह लें, आप कुछ भी कह लें, हमारे राष्ट्रीय ग्रंथों में ये शब्द और ये भाव ही नहीं है। जहां वैश्विक मित्रता, वैश्विक परिवार, कुटुंब की बात की गई है और जिसका ये बहुत रटते हैं, उसके भीतर ये कहीं है नहीं। लेकिन बताया जा रहा है कि हिंदुओं में शत्रुबोध नहीं है, यानी वो अपने दुश्मन को नहीं पहचानते। तो अब उनको वो शब्दावली दी जा रही है, वो परिभाषाएं दी जा रही हैं कि ये तुम्हारे शत्रु हैं, इनको पहचानो। यह है शत्रुबोध का नया स्वरूप। और जब शत्रुबोध है, अगर आपको 1 करोड़ लोग ये मान लेंगे कि आप देश के शत्रु हैं, आप धर्म के शत्रु हैं, आप संस्कृति के शत्रु हैं, तो शत्रु के साथ जो व्यवहार होता है वही आपके साथ होगा। आपको तैयार रहना चाहिए उसके लिए। हमारे संविधान की जो उद्देशिका है, उसका उल्लेख भी शायद आज नहीं हुआ है। मैं नहीं जानता कि प्रधानमंत्री जी ने रोजगार शब्द का कितनी बार प्रयोग किया है। आत्मनिर्भरता की तो बहुत उन्होंने बात की, लेकिन जो भी रोजगार के जो ताजे आंकड़े हैं, उनका उल्लेख शायद भूल गए होंगे। वो शहरी रोजगार, शिक्षित बेरोजगारी वो बढ़ गई है, 28% से ऊपर चली गई है। कहाँ है ये रोजगार? आज के युवा को आप अगर फिर यही उसको मूर्ख समझ के यही भावनात्मक चारा देंगे, तो वो आपको सुनने वाला नहीं है। इनकी समझ में नहीं आया है कि जो जंतर मंतर पर हुआ और जो वहां पे 10-15 हजार लोग, बच्चे इकट्ठा हुए, वो किस दिलो दिमाग के और किस चेतना के लोग हैं। इन्होंने समझा नहीं है अभी इस जन जी को। उनसे उस समय आपको मतलब था, आपको बात करने के लिए आपने पहली बार महामानव जी ने इंस्टाग्राम पर खुद 4-4 संदेश दे दिया आधी रात के। लेकिन अब उनके दिमाग में उसका डर हो इतना, वो 15,000 20,000 लोगों ने, बच्चों ने इतना इनको आतंकित कर दिया कि इनको अपने जीवन की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक हार स्वीकार करनी पड़ी, अपने कदम पीछे उठाना पड़ा। पहली बार एक मंत्री का इस्तीफा हुआ इसी बात पर। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब ये बता रहा है, और आज का ये जो फिर उन्होंने जो नया जुमला छोड़ा, ये बता रहा है कि अभी भी इनकी समझ में आया नहीं है कि ये नई पीढ़ी क्या सोचती है और कैसे सोचती है, उसकी संवेदनशीलताएं कैसी हैं, उसकी जिसे हम सेंसिबिलिटीज कहते हैं वो कैसी है, उसके सोचने का तरीका कैसा है, उसके लिए बड़ी बातें कौन सी हैं, उसकी जरूरतें कौन सी हैं, उसकी आकांक्षाएं किस तरह की हैं। अब उसको आप अतीत के पुराने महान स्वप्न दिखाकर आप प्रभावित नहीं कर पाएंगे। ये धीरे धीरे अपील कम होती जाएगी। आप इतिहास की किताबों को कितना बदल लें, नया इतिहास रख लें, इतिहास के अध्याय पूरे हटा दें, मिटा दें किताबों से, ये ज्यादा चल ही नहीं सकता। तो ये केवल शुरू से जो बीजेपी किस कारण से आज सत्ता के शिखर पर बैठी है, घृणा के बल पर। ये घृणा की ताकत पहचानते हैं। ये द्वेष और घृणा की ताकत को संगठित किया है इन्होंने, और उसी संगठित ताकत से इन्होंने सत्ता पर कब्जा किया है। पहले राम जन्मभूमि आंदोलन चला के उन्होंने देश में हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ शत्रुता से भरा।
पूरा देश इन 12 सालों में जितना बटा है, जितनी कटुता फैली है आपसी, जितनी घृणा, धार्मिक घृणा, सांप्रदायिक घृणा से भरा हुआ देश आज है, जितना बटा हुआ देश है, उतना कभी नहीं था 80 साल में। तो ये 12 साल की इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि लोगों को डराकर, लोगों को भड़काकर, लोगों को नफरत सिखाकर उनको एक करो और अपनी ताकत पे आओ, अपनी सत्ता में आओ। तो ये समावेशी बात कर ही नहीं सकते, इनको बांटना ही है। आज एक नए विभाजन का उन्होंने सूत्रपात कर दिया है। कुल मिलाकर बात वही है, शत्रु वही है। तो सावधान तो मैं कह रहा हूं हमें रहना चाहिए। सिविल डिफेंस का ये इस्तेमाल संभव है, इसी तरह से करेंगे। हालांकि ये काम करने के लिए तो पहले से ही उनके पास सारे दस्ते मौजूद हैं, 2-2 संगठन बने हुए हैं। बजरंग दल और क्या है, विश्व हिंदू परिषद के लोग और उसके गुंडे क्या करते हैं, तो उनके पास पहले से ही है। वो और ताकत कर देंगे, उसको संगठित बना देंगे, उसको शायद राज्य की शक्ति का प्रश्रय और उसको संरक्षण दे देंगे, राज्य की शक्ति को उसके पीछे लगा देंगे। ये कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे भुगतान भी कर देंगे, कुछ भुगतान भी कर देंगे, कुछ बांध देंगे महीने का। हाँ, बिल्कुल, वो तो हो ही रहा है। आप क्या समझते हैं, ये जो इतने इनके तथाकथित कार्यकर्ता गण हैं, ये अपने आप अपना होम करके, अपने हितों का त्याग करके वो सब कर रहे हैं, उनको कुछ मिलता नहीं है। और बिल्कुल उमेश ने ठीक कहा कि आज जितनी बड़ी आर्थिक ताकत बीजेपी के पास है और पूरे संघ परिवार के पास है, वो तो अकल्पनीय है। हम लोग सचमुच कल्पना नहीं कर सकते। मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा अमीर राजनीतिक पार्टी दुनिया में किसी भी देश के पास है, और इतनी ज्यादा गुप्त रखने वाली अपने जो कोई हिसाब देने को तैयार नहीं है, जो संगठन अपना हिसाब किताब सामने रखने को तैयार नहीं है, जो रजिस्टर्ड होने को तैयार नहीं है, एक उससे कानूनी ढाल बना ली है, एक कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल करके। आप उनसे नहीं पूछ सकते कि हर साल गुरु दक्षिणा में कितना पैसा मिलता है आपको। ये जो विशाल भवन बन रहे हैं, ये कहां से पैसा आ रहा है, किसका पैसा है, कितना पैसा लग रहा है। तो इनकी बाहुबल इनके पास है, धन बल इनके पास है, और राज्य का पूरा बल इनके पास है, मीडिया बल है इनके पास। मीडिया का बल क्या है मीडिया को आपने नपुंसक बना दिया है। तो ये जो इनके समर्थक मीडिया, जिसको नपुंसक मीडिया कहना चाहिए दरअसल, वो इनके साथ है जी। तो शीतल जी किस बात की जी तो शीतल जी, अगर प्रधानमंत्री ने एक शत्रु बोध दे दिया है और एक शत्रु भाव भी दे दिया है लाल किले से, तो ये एक तरह का संग्राम उन्होंने शुरू कर दिया, एक नया युद्ध छेड़ दिया, जैसा कि आप सभी कह रहे हैं। ये युद्ध कहाँ ले जाएगा देश को? ये तो खून खराबा, टकराव उसी तरफ ले जाएगा। अगर प्रधानमंत्री ही इसकी शुरुआत कर रहा है तो निचले स्तर पर कहाँ जा रहा है? और जैसे उर्मिलेश जी ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष को सीधे वहां से वार किए जा रहे हैं, तो ये तो पूरे देश को सीधे सीधे दो फाड़ किया जा रहा है। देश तो दो फाड़ है भाई। देश में मुसलमानों के ऊपर हमले होते हैं, लगातार हो रहे हैं। उनके घर गिरा दिए जाते हैं, उन पर मुकदमा कर लिया जाता है, पीट दिए जाते हैं। वो एक पर्टिकुलर एरिया में दुकान नहीं खोल सकते, उन अपनी चॉइस का नाम नहीं रख सकते, अपनी दुकान का। मैं नया शत्रु और नए विभाजन की बात कर रहा हूँ, जो आज से शुरू किया। मुझे ये लगता है कि ये नया नहीं है, प्रचलित विभाजनों के नए नामकरण है, थोड़ा बहुत हम लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए। जो अर्बन नक्सल था वो भी लगभग ऐसी ही चीज है। अर्बन नक्सल को दिमागी नक्सल कह दिया, कुछ और एक दिन खटमल नक्सल कह देंगे तो हम उसमें फिर हम कंफ्यूज हो। मैं इसमें नहीं जाना चाहता। मैं ये देख रहा हूं कि अभी 2 संगठनों का नाम लिया राहुल देव जी ने, उसके अलावा एक देखिए सनातन संस्था है, रेडिकल हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, और उसने ढेर सारे हत्याएं की हैं। आपके दाभोलकर साहब की, पानसारे साहब की, कलबुर्गी की, गौरी लंकेश की, इनको सबको सपोर्ट किया जाता है। ये कौन लोग थे जो मारे गए? ये सब सोचने समझने बोलने वाले लोग थे। इनको इन सारी श्रेणियों में आप रख सकते,
इनकी हत्या हो चुकी है, इनके केसेस चल रहे हैं, उनका फैसला नहीं हो पा रहा है, जो लोग इसमें अभियुक्त हैं उनको बचाया जा रहा है सांगठनिक रूप से। एक एचजेएस नाम का संगठन है जो इस तरह की चीजों के लिए फंड इकट्ठा करना और दूसरी चीजें करता है। अभिनव भारत है जो 2008 के मालेगांव में जिसने अपनी एक्टिविटी दिखाई। श्रीराम सेने है कर्नाटक वाला, जिसका आप वो मशहूर कांड सुन ही चुके होंगे। हिंदू युवा वाहिनी है उत्तर प्रदेश बेस्ड, ये आदित्यनाथ जी की शाखा थी जो पूरे पूर्वांचल में अपना आतंक पैदा करती थी। अब इसके सारे मुकदमे वापस ले लिए गए, सब साफ हो गए। हिंदू राष्ट्र सेना है, ये महाराष्ट्र बेस्ड रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो पुणे में आईटी प्रोफेशनल मोहसिन शेख की किलिंग में जिम्मेदार है। तो कत्ल करने, आग लगाने, दंगा कराने, सभा तोड़ने, सभा में किसी विपक्षी को बुलाने, और अभी झारखंड आंदोलन में आपने ओपनली देखिए, वीडियोस हैं आपके सामने, सारे देश से युवा ले जाए गए थे, युवा अधेड़ और तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, तमाम मंत्रियों के साथ उनके फोटो हैं। बीजेपी के अपने बस पे, ट्रक पे झंडे बैनर के साथ भी लोग आए थे और पत्थर फेंक रहे थे, और जो आंदोलनकारी थे वो इनको रोक रहे थे कि हम हिंसा करने नहीं आए, हम प्रदर्शन करने आए हैं। साफ साफ था। तो ये सब करने की मशीन उनके पास, वेल ऑयल्ड मशीन विद सेवरल डिफरेंट नेम्स, अलग अलग काम कर रही हैं। कोई वो लव जिहाद रोक रहा है, कोई घर वापस लाओ अभियान चला रहा है। अरे भाई, आज से पहले आपको याद ही होगा, यहाँ प्रशांत भूषण, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, जिनके पिता देश के कानून मंत्री रह चुके हैं, और कितने बड़े आदमी सुप्रीम कोर्ट के, मतलब जुडिशियल उस सेक्टर में देखें तो वो बहुत बड़ा नाम थे अपने आप में। उनके बेटे को उनके चैम्बर में घुस के मारने वाला भी तो कोई संगठन था, और उसका वीडियो बना के डाला था उसने। तो ये क्रम तो वो ओपनली कर रहे हैं। वो सिर्फ मारते नहीं है, वो पीट पीट के जान से भी मार देते हैं, तो खुद वीडियो डालते हैं उसका। वो इस मारने से दहशत पैदा करने के लिए उसका वीडियो भी डालते हैं। तो ये सब तंत्र उनके पास मौजूद है। इस तंत्र के लिए उनके जो निर्देश है, उन निर्देशों पे अमल हो रहा है। जो निशाने पे है वो निशाने पे है, कब तक कौन बचा है वो एक अलग परिस्थिति है। तो उनकी ओर से कोई काम रुका नहीं है, लेकिन उनका एक राजनीतिक काम भी है। 15 अगस्त को भाषण भी देना है। भाषण में खाली डिब्बा है तो बजाना है कुछ ऐसा जिससे हम कंफ्यूज हों और चीजों में लग जाए, दूसरी चीजों में। उसमें वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं, इस तरह की चीज डाल के, और मुख्य मुद्दों से बहस को वापस खिंचवा लेते हैं। इसमें वो मुझे कामयाब दिखते हैं। अदरवाइज तो वो जो करना चाह रहे हैं वो करने के लिए उनके पास पैसा, रुपया, तंत्र, संगठन, बंदूक, गोली सब है। नहीं तो क्या आपको लगता नहीं है कि जो अभी तक चल रहा था उसमें कोई गुणात्मक बदलाव आने वाला है? उस अभियान में और तेजी आने वाली है? नहीं, अभियान चल रहा है, उसमें तेजी धीमी का भी कोई इशू आएगा? तेज हो जाएगा? नहीं आएगा। ढीला रहेगा? ढीला क्या है, वो ढीला है भी नहीं, चलता रहता है, वो अनवरत चल रहा है। उनको जो काम करना है वो काम वो करते हुए मिल रहे हैं। उनको इतिहास में जिसको खारिज करना है उसको वो खारिज करने की चीजें ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं, बीच बीच में डालते रहेंगे सोशल मीडिया में, हम उस पर भी बहस करते रहेंगे। उनका एक काम ये भी है, उनका एक पूरा काम ये है, ये कम्युनिकेशन का उनका एक फार्मूला भी है कि हमारी सामर्थ्य का, जो उनके भी आलोचक जो भी है, उनकी सामर्थ्य का एक बहुत सारा हिस्सा अनुत्पादक कामों पे वो खर्च करा रहे, और इसमें वो बहुत सफल है। जी, उर्मिलेश जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ नहीं, मैं जो आपका अभी जो सवाल था उसका मेरे दिमाग में जो एक जवाब बनता है कि जितना तेजी से या जिस तरह हमारे समाज में जो इस तरह की शक्तियों को रोकने की कोशिश करने वाले लोग बढ़ेंगे, प्रतिरोध उनका बढ़ेगा, जन प्रतिरोध या लोकतांत्रिक विरोध बढ़ेगा, वैसे वैसे उनके हमले, उनके ऑर्गेनाइज जो क्राइम है वो बढ़ जाएंगे। अब जैसे जेएनजी का मामला आया, यहाँ पर आपने देखा क्या उनके साथ बीती, उनके साथ किस तरह का पैलेट गन से हमला करना दिल्ली में पार्लियामेंट के बगल में। मैं पैलेट गन को इसलिए जानता हूं क्योंकि लंबे समय तक हिंदुस्तान अखबार के लिए मैंने कश्मीर कवर किया है और अनेक बार कश्मीर में मेरा जाना हुआ अखबार के कारण। तो मैं पैलेट गन्स को जानता हूं कि कितनी खतरनाक वो चीज है, और उसका इस्तेमाल भारत के राजधानी में कर दिया जाएगा, ये तो कोई कल्पना नहीं किया गया था। यूनाइटेड नेशन के मानवाधिकार आयोग ने इसको कहा था भारत सरकार से कि आप कश्मीर में भी इसका इस्तेमाल मत कीजिए क्योंकि ये बहुत खतरनाक है।
शरीर के अंदर जो अंग प्रत्यंग है उनको भेद देता है। तो मुझे लगता है मैं सवाल इसीलिए कर रहा था उर्मिलेश जी कि ये परिस्थिति बदल गई है अब भारत सरकार के लिए। अभी तक जो चल रहा था वो सामान्य था, चल रहा था अपनी जगह, लेकिन जेन जी ने जो चुनौती खड़ी की है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ध्वस्त हुए हैं, गृह मंत्री पार्लियामेंट में बयान देने की हिम्मत नहीं कर पाए, उसके बाद ये आक्रामक होगा, ये मुझे लग रहा है। ये केवल डाइवर्जनरी टैक्टिक्स पर नहीं लग रही, वो भी होगा, लेकिन ये इस दिशा में जाता लग रहा है क्या? बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूं, ये बहुत बढ़ेगा। और देखिए, ऑर्गेनाइज होंगे लड़के भी, नौजवान भी, लड़कियां खास तौर पे मिडिल क्लास के, और गांव में लेकिन, और शहरों में जो गरीब तबका है उसको एक अजीब एक विरोधाभास है कि उसको अपनी तरफ मोबिलाइज करने की ये कोशिश करेंगे, और उसमें इनको सफलता भी मिलेगी। दुनिया के कई ऐसे मुल्कों में, खासकर लैटिन अमेरिका में और अफ्रीकन कंट्रीज में ये प्रयोग किया जा चुका है। मुझे लगता है इनके बीच भी पढ़ने वाले लोग, लिखने वाले थोड़े बहुत हैं, तो उस हिस्ट्री से ये सबक ले रहे हैं कि गरीबों को मोबिलाइज करो, क्योंकि गरीब पढ़ नहीं रहे हैं और उनको पढ़ने नहीं देना है, ताकि वो समझे ना कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण चीज है, रिफॉर्म्स कितनी महत्वपूर्ण चीज है, आगे प्रगति करने की उनके अंदर कोई लालसा न पैदा हो। तो मुझे लगता है गरीबों के बीच ये अपने लोग पैदा करेंगे, और जो हमारे हिंदी हार्टलैंड के लोग हैं उसमें भी ये कोशिश करेंगे कि वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर डिवीजन किया जाए, हेट्रेड और बढ़ाई जाए। यही एक हथकंडा है। लेकिन संयोग, एक बिल्कुल छोटी सी बात और कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि देखिए, जो ट्रेडिशनल लीडरशिप है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी, विपक्ष की क्षेत्रीय दल, वो बिल्कुल धराशायी हो चुके हैं। अगर कांग्रेस का रिवाइवल जो होता नजर आ रहा है, और बड़े पैमाने पर एक बड़ी पार्टी तो बनी चुकी है आज की तारीख में, जो पहले थी उसके मुकाबले 99 उसके पास एमपी हैं, अच्छी स्थिति है, कुछ सरकारें उसके पास हैं। तो इस तरह अब जैसे तृणमूल कांग्रेस थी खत्म, एनसीपी थी खत्म, बहुत सारी पार्टियां खत्म, बिहार में आरजेडी का हाल आप जानते ही हैं क्या है। तो कुल मिलाकर कुछ एक क्षेत्रीय दल अभी बचे हुए हैं, जिन पर यह निर्भर करता है कि वो अपने को कैसे रीशेप करें, कैसे पुनर्गठित करें, और फिर कैसे काउंटर करें, सभी लोग मिलकर एक यूनाइटेड फ्रंट बनाएं। लेकिन जो असल प्रतिरोध इनके लिए बढ़ रहा है या उभरता नजर आ रहा है, वो नॉन पार्टी स्पेस से, नॉन पार्टी स्फीयर में वो उभर रहा है। नालसर के लड़के खड़े हो जा रहे हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लोग खड़े हो जा रहे हैं, महाराष्ट्र में गांव में लड़कियां खड़ी हो जा रही हैं, मध्य प्रदेश जो कि उनका अपना प्रदेश है और जिसको आनंद के, अज्ञान के आनंद लोक में डूबो रखा है इतने साल से, वहां पर लड़कियां उज्जैन के कलेक्टर ऑफिस में चली जा रही। तो बहुत सारे नए नए क्षेत्र खुल गए हैं विरोध के, और ये रीजनल पार्टीज की जो दुर्दशा है, मुझे लगता है कि उसका एक रिएक्शन भी है कि लोग अपने तय खड़ा हो रहे हैं। तो ये नए शेप लेंगे, नए आकार लेंगे ये संगठन, ऐसा नहीं कि ऐसे ही छोड़ देंगे लोग इस देश को। अभी बहुत सारे ऐसे लोग इस समाज में हैं जो चाहते हैं कि किसी तरह रिपब्लिक बचा रहे। राहुल जी, आखिरी टिप्पणी आपकी चाहता हूं मैं, आप अपने को अनम्यूट कर लें। ये तो सरकार कर रही है, अपोजिशन मतलब मैं सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं कह रहा हूँ, जेनजी भी है, किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, ये तमाम जो लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, ये उनकी तरफ से भी तो पलटवार होगा। देखिए, होगा तो जरूर, लेकिन कैसे होगा, किस रूप में होगा, कब होगा, हम नहीं जानते। क्योंकि अभी तो ये दिखता है कि हमारे ये जो क्षेत्रीय दल हैं, उनका जो नेतृत्व है वो भी अभी पुराने फॉर्मूलों में ही फंसा हुआ है, पुरानी सोच में ही फंसा हुआ है, उसी भाषा में और उसी मुहावरे में फंसा हुआ है। अब ये जो नई पीढ़ी आ गई है जिसने अपनी ताकत दिखा दी है, वो पार्टियों में बटी हुई नहीं है ये पीढ़ी। ये ज्यादा पार्टी पॉलिटिक्स में जाती भी नहीं, उसकी बहुत ज्यादा रुचि नहीं है। उसकी रुचि है दूसरी चीजों में, क्योंकि उसकी चुनौतियां दूसरी है। अगर इस पीढ़ियों के इस बदलाव को, मानसिकता के और सोच के इस बदलाव को ये पार्टियां भी, क्षेत्रीय पार्टियां भी नहीं समझेंगी, उसी पुराने ढर्रे पर चलती रहेंगी जैसा अब तक चल रही हैं, मेहनत करने को तैयार नहीं होगी, जमीन पर उतर के इन युवाओं के साथ खड़े होने को तैयार नहीं होगी, उनकी जरूरतों और उनकी चुनौतियों और उनकी आवाजों को अपना स्वर और अपनी ताकत नहीं देंगी, मंच नहीं देंगी,
तो ये भी पिछड़ जाएंगी और ये नष्ट हो जाएंगी, अप्रासंगिक हो जाएंगी, ये अप्रासंगिक हो रही हैं। उनको भी नई सोच की जरूरत है, नवाचारी सोच की जरूरत है, नए मुहावरे गढ़ने की और नई भाषा गढ़ने की जरूरत है। उनको भी जरूरत है कि जो नई तरह की चुनौतियां देश के युवाओं के सामने आ रही हैं और देश के सामने आ रही हैं, उनके जवाब पारंपरिक तौर तरीकों से और पारंपरिक राजनीति से नहीं निकल सकते। उन चुनौतियों को देखने के लिए भी जिस तरह की आंखें चाहिए, जो दृष्टि चाहिए, जो संवेदनशीलताएं चाहिए, और जो एक मैं कहूँगा दिमागी खुलापन चाहिए, एक्सपोजर चाहिए, वो उसका परिचय नहीं दे रही है अभी भी। ये एक बड़ा संकट है, एक लोकतंत्र के हमारे ये संकट है कि लड़ाई जिससे है वो लगातार शक्तिशाली होता जा रहा है, लेकिन उससे जिन शक्तियों को, जिन मंचों और लोगों को लड़ना है, वो न तो पास आ पा रहे हैं, न कोई संगठित प्रयास करते दिख रहे हैं, ना कोई नई सोच दिखा पा रहे हैं। इसीलिए जैसा उर्मिलेश ने भी कहा, जो जेन जी नाम की नई पीढ़ी है वो अपने नए रास्ते खोज रही है। उसने नए रास्ते खोज लिए हैं, नई भाषा खोज ली है, नए तरीके खोज लिए हैं, और अभी कुछ दिन तो वही चलेगी। उसके पीछे चलना पड़ेगा राजनीति को, चाहे वो सत्ता की राजनीति हो या विपक्ष की राजनीति।